राम राम सभी को। मैं सर नवीन कुमार और एक कंपनी जिसका नाम है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन एनर्जी लिमिटेड, ये कंपनी का आईपीओ आने वाला है जो कि 12 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में खुला हुआ रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर में हम समझने की कोशिश करेंगे कंपनी के बारे में, इसके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। उसके बाद में फ्यूचर किस तरीके से हो सकता है रिसेंट के अंदर में और लॉन्ग टर्म के अंदर में, उसको भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के थ्रू। सो इस कंपनी में बेसिक डिटेल्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 250 का कंपनी ने कट ऑफ प्राइस सेट किया है, 600 का लॉट साइज है और आपको कंपनी जो है 51 करोड़ रुपए इस आईपीओ के थ्रू उठाना चाह रही है। और कंपनी खुद की जो पूरी वैल्यू लगा रही है वो 190 करोड़ रुपए की लगा रही है। तो यहाँ पे जो प्रमोटर्स हैं वो ठीक ठाक अपनी शेयर होल्डिंग बेच रहे हैं, बट इतनी कुछ ज़्यादा भी नहीं बेच रहे। आईपीओ के बाद में भी 70% के लगभग जो जो प्रमोटर लोग हैं उनके पास में कंपनी का मालिकाना हक रह जाने वाला है। सो अच्छा खासा रहेगा। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं वो यहाँ पे बेचना क्यों चाह रहे हैं, सॉरी ये जो आईपीओ लेके क्यों आना चाह रहे हैं, तो उसके पीछे इन्होंने बोला कि हमारे पास में खर्चा ज़्यादा हो गया है और पैसे की कमी पड़ रही है इस साल हमें खर्चा पूरा करने के लिए, तो इसलिए हमें आईपीओ लेके आना पड़ रहा है। तो अगर उसकी बात करते हैं तो इनके अगर हम बैलेंस शीट की चर्चा करते हैं तो यहाँ पे हमें दिख भी रहा है कि कंपनी के ऊपर में ट्रेड्स पेएबल अच्छे खासे हो गए हैं, 29 करोड़ रुपए के हो गए। तो बट उसी के एवज में ट्रेड्स रिसीवेबल भी 27 करोड़ रुपए के आसपास हो। माल काम हो चुका है कंप्लीट, उसके बाद में कस्टमर ने पैसे दिए नहीं है, बट जहाँ से माल उठा के काम पूरा किया है वो उनको पेमेंट करना है। तो ये हो गया ट्रेड ट्रेड जो है यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ गया, ट्रेड्स पेएबल की वजह से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में दिक्कत आ गई। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि अब आज के दिन किस हिसाब से कंपनी चल रही है, कंपनी क्या प्रोजेक्ट्स कर रही है, तो यहाँ पे कंपनी मैनेजमेंट एंड टेक्निकल एडवाइजरी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, जो भी कंपनी यूजुअली जो काम करवाती है, राइट। जैसे ये गैस इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो कंपनियां काम करती हैं, फैक्ट्री बनवाती हैं या फिर कोई और इंडस्ट्री लगवाती हैं या फिर ये लाइक पाइप बिछवाती हैं, लाइन बिछवाती हैं, गैस लाइन। तो उनके लिए क्या एडवाइजरी चाहिए, क्या कंप्लायंसेस पूरे करने चाहिए, तो उसका सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। काइंड ऑफ देखे जाए तो कंपनी खुद काम करके नहीं देती, वो बस ऊपर से मैनेजमेंट देखती है और एडवाइज करती है कि किस तरीके से काम होना चाहिए। सो एक कंसल्टेंसी काइंड ऑफ कंपनी है। इसी के साथ में कंपनी जो है नेचुरल गैस के अंदर में भी डील करती है, बट ये नेचुरल गैस के अंदर में डीलिंग कंपनी सेलिंग के अंदर में करती है। सो कंपनी खुद एक्वायर करती है गैस और बाद में आगे बेचती भी है, ये भी कंपनी का काम है। सो एडवाइजरी का भी काम है और साथ में नेचुरल गैस में भी डीलिंग करती है। आज के दिन अगर देखा जाए तो 140 एम्प्लॉयज़ कंपनी के पास में हैं जो कि काम कर रहे हैं फुल टाइम कंपनी के साथ में। अब अभी तक तो कंपनी सबसे अच्छी लग रही है और 2008 के अंदर में कंपनी खुली हुई है। सो काफ़ी ठीक ठाक पुरानी भी हो गई है, लगभग अब तक कितनी 16 साल पुरानी हो गई है कंपनी, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी हो गया है। बट यहाँ पे तो एक दो दिक्कतें मेरे को भी नज़र आई कि कंपनी की इतनी पुरानी कंपनी होने के बावजूद भी कंपनी का रेवेन्यू जो है 3 करोड़ था आज से 3 साल पहले तक। बट अब अचानक से बहुत ही अच्छे तरीके से बूस्ट लिया है 3 साल पहले से ही, क्योंकि आईपीओ के अंदर में यूजुअली देखा जाए तो 3 साल का डेटा मांगा जाता है और यहाँ पे 3 साल पहले ही कंपनी का जो सेल है वो बढ़ना चालू हुआ और उसके बाद में बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ भी रही है, वो भी उतने ही रिक्वायर्ड एरिया के अंदर में टाइम लिमिट में बढ़ रही है जिसमें आईपीओ में रिक्वायर्ड है। तो ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे को एक हिंट देता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है कहीं। साथ में अगर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चेक करते हैं तो वो भी ठीक ठाक कंपनी के अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट्स भी अच्छे खासे तरीके से बढ़ रहे हैं सेल के साथ में। नाउ दैट्स अगेन ग्रेट। कंपनी की बोरोइंग है वो भी टाइम के साथ में बढ़ती जा रही है। आज के दिन देखा जाए तो 7.5 करोड़ रुपए की कंपनी के ऊपर में लोन है। एवरीथिंग इज़ फाइन टिल नाउ। अब आगे और अगर बढ़ने की कोशिश करते हैं तो एक बार हमें थोड़ी सी आरएचपी के अंदर भी नज़र डाल लेनी चाहिए कि आरएचपी के अंदर जो डेटा है वो क्या बोलता है। तो थोड़ा सा हमें उसके डिटेल्स की अगर बात करते हैं तो 1 सेकेंड। ओके, कंपनी ने यहाँ पे बता रखा है कि कंपनी का कोई भी आज के दिन मार्केट के अंदर में कॉम्पिटिटर नहीं है। सो हम लोग को कोई भी कॉम्पिटिटर के साथ में कंपेयर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इस टाइप का काम जो पर्टिकुलर जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है उसके अंदर में कोई कॉम्पिटिटर लिस्टेड नहीं है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो। अब यहाँ पे ये प्रमोटर्स की इन्फॉर्मेशन है कंपनी के बारे में, जिसमें 98.56 आईपीओ से पहले थी और आईपीओ के बाद में लगभग 70% के आसपास में रह जाने वाली है। कंपनी के ऊपर में आज के दिन कोई खास केस जो प्रमोटर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उनके ऊपर में कोई खास केस यहाँ पर नहीं दिख रहा है। इनकम टैक्स से रिलेटेड है और एक टीडीएस से रिलेटेड दो केसेस हैं।
नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी के जो गारंटी है, जो कि कंपनी के ऊपर कंटिजेंट लाइबिलिटी आ सकती है, वो ये है कि लगभग 16 करोड़ की लाइबिलिटी आ सकती है। बिकॉज ऑफ किस तरीके से कि डायरेक्टर्स को लोन चाहिए था जिसकी गारंटी कंपनी ने दी है। वो एक थोड़ी सी, अगर डायरेक्टर लोन नहीं चुकाता है तो फिर कंपनी को चुकाना पड़ेगा वो लोन, ये एक लाइबिलिटी आ सकती है। साथ में ही कंपनी के पास में ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी 2010 में खरीदी थी, जो कि 3.5 लाख में खरीदी थी, फिर 2011 में खरीदी थी 3.5 लाख में, और एक 17 लाख की 2020 में खरीदी थी। ये कुछ प्रॉपर्टीज़, इसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टीज़ कंपनी के नाम पे हैं, जिसमें भी कंपनी बिजनेस करती है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, वो सारे रेंट पे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग थोड़ा सा कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके ऊपर में नज़र डाल लेते हैं, तो बैलेंस शीट के अंदर में बस एक ही दिक्कत नज़र आ रही है, वो ये है कि कंपनी जब आईपीओ लेके आ रही है उसी साल के अंदर में, जो नवंबर 2023 तक का यहाँ पे डेटा कंपनी ने दिया है, अभी 24 का जून 24 का डेटा यहाँ पे कंपनी ने नहीं दिया है। अब उसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या झोल हैं, वो कंपनी ही जाने। बट यहाँ पे मेरे को एक डाउट लग रहा है कि कंपनी ने अपनी आरएचपी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यहाँ से लोन पे माल उठाया और लोन पे ही काम किया है। ना तो उधर से पैसा गए दिया कंपनी ने, और ना इधर कंपनी को पैसा आया है। बल्कि इसके पीछे की अगर देखते हैं तो कंपनी ने लगभग अपनी बैलेंस शीट डबल कर दी, जबकि है नहीं, दिखती नहीं है पास्ट को देखते हुए। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ों के ऊपर नज़र डालते हैं, तो ये लोन जो आउटस्टैंडिंग जो लोन है, ये देख रहे हो आप, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं, इनके अंदर में कुछ खास दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। बिकॉज एक साइकिल बंधी हुई नज़र आ रही है ऐसा पास्ट डेटा के हिसाब से। बट दिक्कत ये है कि पहले इतना ट्रेड रिसीवेबल नहीं था, इस साल से 27 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल है। बट पास्ट में ट्रेड रिसीवेबल इतना कुछ खास रहा भी नहीं है, बट इस साल 27 करोड़ का हो गया है। तो ये थोड़ा सा काफ़ी नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। क्यों नेगेटिव पॉइंट बन जाता है, इसकी बात करते हैं यहाँ पे चर्चा। अब यहाँ पे मान देख के चलो कि 80 करोड़ रुपए का कंपनी ने माल बेचा। 80 करोड़ रुपए में से कंपनी ने जो प्रॉफिट निकाला, जो कि आफ्टर टैक्स था, वो निकाला है 5.5 करोड़ रुपए का, राइट। 5.5 करोड़ का प्रॉफिट निकालने के अंदर में कंपनी को ट्रेड रिसीवेबल्स रह गए, वो रह गए सब लगभग कितने के, यहाँ पर अगर हम देखते हैं 17-18 करोड़ के। देख रहे हो कि जितना नेट प्रॉफिट कंपनी निकाल पा रही है उसका 3 गुना ट्रेड रिसीवेबल्स रह पा रहा है। दैट मीन्स कि कंपनी के पास में जब पैसा ही नहीं आ रहा, प्रॉफिट वाला जो पैसा वो नहीं आ रहा है, तो नया माल खरीदने के लिए फिर कंपनी को उधारी पे या तो माल लेना पड़ेगा, अगर उधारी पे माल नहीं मिलेगा तो कंपनी को फिर लोन लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा तो फिर इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। और ये एक साइकिल जो है, ये गंदी साइकिल है, ये प्रॉफिट्स को बहुत भयंकर नुकसान पहुंचाती है। तो ये एक थोड़ा सा कंपनी को देखना पड़ेगा। ये इश्यू फ्यूचर के अंदर में अगर बना रहता है तो फिर दिक्कत भरी चीज़ हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इन्वेंट्री की फॉर्म में कंपनी के पास में लगभग 3.25 करोड़ रुपए के आसपास का नेचुरल गैस पड़ी हुई है। यही कंपनी ने पूरा यहाँ पर आरएचपी दिखा रही है। सो अब यहाँ पे अगर ओवरऑल कंपनी के बारे में बात करते हैं, और उसी के साथ उससे पहले एक बार जीएमपी को भी चेक कर लेते हैं कि आज के दिन ग्रे मार्केट प्राइस कंपनी का क्या चल रहा है। तो दैट इज़, अभी फ़िलहाल के तौर के ऊपर में कुछ भी जीएमपी यहाँ पर नहीं चल रहा है। ओके, नेक्स्ट अगर एक चीज़ और कंपेयर कर लेते हैं, कंपनी ने जो डेटा जो है, जो थोड़ा सा बाद में दिया है, वो ये कि कंपनी ने एक ड्यूअल फ्यूल किट का एप्लीकेशन भी डाला हुआ है, जिसको कंपनी बेचना चाहती है फ्यूचर के अंदर में। एलएनजी किट है ये, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, उसके लिए एक किट है ये। तो उसका अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है, 2022 के अंदर में डाला था, तो अभी मिलेगा कि भी नहीं ये भी पता नहीं है, क्योंकि 2 साल तो हो गए, मिला नहीं है। तो अब ओवरऑल अगर कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी ठीक ठाक लग रही है। बट यहाँ पर कंपनी ने अपने जो डेटा है उसको थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश की गई है, तो ये एक थोड़ा सा सवाल भी उठाता है मैनेजमेंट के, जो मैनेजमेंट का जो एथिकल क्या बोलते हैं उसको, एथिकल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके ऊपर में, कि डेटा ज़्यादा दिखाने के चक्कर में अगर इन्वेस्टर्स को कहीं चूना ना लग जाए, और फ्यूचर के अंदर में भी किस तरीके से डेटा गलत या फिर गलत की तरफ में भी जा सकते हैं। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये पूरा गलत है डेटा, मैं ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा इन्फ्लेटेड लग रहा है डेटा। आई एम जस्ट सेइंग इन्फ्लेटेड लग रहा है कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग इन दैट, ठीक है, बस लग रहा है। और अगर फ्यूचर के अंदर में भी इसी तरीके से अगर ये है इन्फ्लेटेड डेटा, तो फ्यूचर के अंदर में जो मैनेजमेंट है वो और किस हद तक जा सकता है उसका भी पता नहीं है। अगर नहीं है इन्फ्लेटेड तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बट लग रहा है, जिस वजह से मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है। मैं थोड़ा सा जो डेटा है इस कंपनी का जून 2024 तक का देखना चाहूँगा,
उसके बाद में फिर फ्यूचर का लॉन्ग टर्म का बताना चाहूँगा। बाकी शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए कंपनी का, तो वो पी और पीबी रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 22 करोड़ का कंपनी का नेटवर्थ है, कंपनी 50 करोड़ रुपए और उठा रही है, तो यहाँ पे 60 करोड़ रुपए छः बात 18, तो 3 का पीबी रेशियो निकल के आ रहा है 3 का, जो कि बुरा है बट इतना बुरा भी नहीं है, इतनी मतलब 16-17 साल पुरानी कंपनी के हिसाब से, क्योंकि कंपनी के पास में एसेट्स भी नहीं है आज के दिन, बट फिर भी एक नेटवर्थ कंपनी की बन जाती है, उस हिसाब से बुरा भी नहीं है और इतना अच्छा भी नहीं है। दूसरा, कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेटेस्ट डेटा के हिसाब से अगर चेक किया जाए, जो कि इन्फ्लेटेड है लग रहा है, कंप्लीटली इन्फ्लेटेड लग रहा है, बट स्टिल अगर इसके हिसाब से चेक करते हैं तो कंपनी का 40 का पी रेशियो निकल के आ रहा है 40 का आसपास का, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। बट ये भी है कि कंपनी इस टाइप की कोई और मार्केट में कंपनी नहीं है, तो अभी कंपेयर कर पाना कि इस टाइप की कंपनी को मार्केट किस तरीके से वैल्यू करेगा, तो ये एक थोड़ा सा बेट, थोड़ा सा एक जुआ टाइप होने वाला है। अगर इस टाइप की कंपनी को मार्केट अच्छे लेवल पे बेट वो करने वाला है, वैल्यू देने वाला है, तो फिर एक अलग बात है। अगर नहीं देने वाला है तो वो देखना पड़ेगा कहाँ वैल्यू देगा। बट आई थिंक मेरे हिसाब से अगर देखा जाए कंपनी के हिसाब से, तो इन्होंने अपनी वैल्यू जो है वो थोड़ी सी हाईएस्ट लेवल पे लगाने की कोशिश की। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा एक बार मार्केट को समझने के लिए कंपनी को थोड़ा सा डाउट हो सकता है, तो इसकी वजह से कन्फ्यूजन स्टेट की वजह से जो स्टॉक मार्केट इसको थोड़ा ऊपर भी ले जा सकता है या फिर नीचे पटक भी सकता है, दोनों ही सीन हो सकते हैं यहाँ पे। दैट्स वो तो देखने वाली बात होगी कि क्या होने वाला है। बाकी मैं इस कंपनी को लेकर के थोड़ा सा अभी संदिग्ध नज़रों के अंदर से देख रहा हूँ। बाकी आप फ्यूचर में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के ही करें। बाकी इसके बारे में और रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी हमें, जो कि हम लोग जब ये पूरा डेटा देंगे, इस साल का हाफ ईयरली तक का डेटा देंगे, सॉरी जून 2024 तक का डेटा देंगे, तब उसके बाद देखेंगे क्या करते हैं। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।